Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीएलएड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से यस 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम लोग देख रहे थे सीखने सिखाने के विविध संसाधन। सीखने और सिखाने के विविध संसाधन, इस कड़ी में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया था। वो बिंदु थे मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, गणित प्रयोगशाला। वो बिंदु थे मैथ क्लब, गणित क्लब। वो बिंदु थे मैथमेटिक्स फेयर, गणित मेला से हम बच्चे को कैसे समझाते थे। वो बिंदु थे लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, लर्निंग मटेरियल। वो बिंदु थे लास्ट में जो पिछली कक्षा में हमने पिछली क्लास में लेक्चर में हम लोगों ने देखा, कम कीमत में लो कास्ट में शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। हम लो कास्ट में शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कैसे करेंगे, इस बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडल चार्ट का प्रयोग करके हम कक्षा में सीखने सिखाने के संसाधन के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कैसे रुचिकर बनाते हैं, बच्चा सहज भाव में सीख सके, कठिन से कठिन प्रत्ययों को कैसे समझ सके। इसी कड़ी में आज हम आगे मॉडल और चार्ट का प्रयोग के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। मॉडल या चार्ट में हम लोग देखते हैं शिक्षक सहायक सामग्री। यह मॉडल या चार्ट एक प्रकार से सहायक सामग्री ही है। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षक भिन्न प्रत्ययों को समझाने, अर्थपन मतलब अर्थ प्रदान करने, ज्ञान वृद्धि बच्चों को छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने, रुचियों उनके इंटरेस्ट, चिंतन उनके चिंतन शक्ति को बढ़ा सकता है। इट मीन्स गणित सहायक शिक्षण सहायक जो सामग्री होता है, इसकी सहायता से कक्षा में जो शिक्षक होता है गणित के विभिन्न प्रत्ययों को बड़े सहज भाव में आसानी से कठिन प्रत्ययों को अपने बच्चों को छात्रों को समझा सकता है। अर्थात उस प्रत्यय को बच्चों में अर्थ प्रदान कर सकता है जिसका अर्थ बच्चे सहज भाव में सीख लें। अर्थात उसके पूर्व ज्ञान में जो पहले ज्ञान था नवीन ज्ञान डाल देता है, अर्थात उसके ज्ञान को भी वृद्धि करता है, उसकी नॉलेज को भी बढ़ाता है, छात्रों की रुचि को भी बढ़ाता है। ये जो सहायक सामग्री चार्ट या मॉडल के रूप में जब शिक्षक उपयोग करता है इत्यादि, चिंतन भी करता है शिक्षार्थी, उसकी चिंतन शक्ति को भी विकसित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जब चार्ट या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का कक्षा में इतना उपयोग है तो गणित शिक्षण में अवश्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार गणित शिक्षण को अधिक रुचिकर व प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री अत्यंत आवश्यक है। इट मीन्स यदि हम अपने गणित शिक्षण को इफेक्टिवफुल बनाना चाहते हैं, प्रभावकारी बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम शिक्षक सहायक सामग्री का अत्यंत प्रयोग करना आवश्यक होता है। इतनी यदि हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावकारी बनाएं, अर्थात शिक्षक हमारे पढ़ाई गई बातों को विद्यार्थी सहज भाव में सीख जाए और उसका मन मस्तिष्क में ज्ञान बढ़ा रहे, वृद्धि बनी रहे, उसका स्थायी रहे, उसके लिए सहायक सामग्री का रोल बहुत आवश्यक है। इसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों का ध्यान आकर्षित करने में विशेष सहायता मिलती है। इट मीन्स इसका प्रयोग करने से कक्षा में या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालकों का ध्यान जो हमारे टॉपिक से भटक जाता है उसको भी टॉपिक की ओर कंसंट्रेशन करने में, प्रत्यावरण करने में भी सहायता मिलती है। इसे हम ऑडियो विजुअल सामग्री के रूप में भी कहते हैं। चार्ट के प्रकार से भी होते हैं मॉडल, ग्राफ, रेखा, नक्शा, प्रत्यक्ष वस्तु को दिखाकर, रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर इत्यादि, ये सब सहायक सामग्री का उपयोग हम कर सकते हैं।
इसी कड़ी में आज हम देखते हैं ग्राफ या चार्ट। ग्राफ या चार्ट क्या है, इसके माध्यम से हम शिक्षक सहायक सामग्री को कैसे इसका उपयोग करते हैं, सीखने सिखाने के विभिन्न संसाधन के रूप में हम चार्ट या ग्राफ का कैसे उपयोग करेंगे। चार्ट सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली वो सहायक सामग्री है। जो चार्ट है, ये जो सहायक सामग्री है सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। यह शब्द, चित्र, रेखा एवं संकेत को मिलाकर बनता है। इसमें हम कुछ शब्द भी लिखते हैं, बच्चों को कुछ चित्र भी बना रहता है, कुछ रेखा या कुछ संकेत बने रहते हैं, जिसको हम उपयोग करके इन सब बिंदुओं को प्रयोग करके हम चार्ट बनाते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो रेखा चित्र किसी वस्तु या प्रक्रिया का कंकाल होता है। इट मीन्स कंकाल का मतलब उसका ढांचा होता है, संरचना होता है। वास्तविक रूप में देखा जाए जो रेखा चित्र है, किसी भी वस्तु को एक प्रकार से उसका डायग्राम होता है। कंकाल जिसे कहा गया, जैसे पिक्टोरियल, संगठनात्मक, प्रवाह, समय व सारणी, बार इत्यादि, ये सब चार्ट के प्रकार से हैं। पिक्टो चार्ट में चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। संगठनात्मक चार्ट में संगठन को चार्ट के माध्यम से समझाया जाता है। प्रवाह चार्ट में जो प्रवाह हम बनाते हैं, माध्यमिक स्तर में हमने कक्षा 8 या 9th या 10th में पढ़ा भी है। प्रवाह चार्ट का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम आदि में किया जाता है। समय चार्ट के माध्यम समय आधारित जानकारी को प्रस्तुत कर चार्ट को गणितीय आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम जब ये चार्ट का उपयोग कर रहे हैं, संगठनात्मक चार्ट और प्रवाह चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट और समय चार्ट, इन सब प्रयोग करने से पहले हमें चार्ट जो हम प्रयोग कर रहे होते हैं, हमें कुछ बिंदु को ध्यान देना चाहिए, कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, चार्ट का आकार ऐसा होना चाहिए कि कक्षा के सभी छात्रों को स्पष्ट समझ में आ जाए। इट मीन्स हमारा जो चार्ट बनाया गया हो, न हो इतना छोटा होना चाहिए, न ही इतना अधिक बड़ा होना चाहिए कि छात्रों को स्पष्ट ही न दिखाई दे, या छात्रों को पूरा क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर चार्ट ही दिखाई दे। उसका आकार सीमित होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। बड़ी कक्षा है तो चार्ट बड़ा होगा, छोटी कक्षा है तो चार्ट छोटा होगा। नेक्स्ट, चार्ट लगाए गए चित्र कक्षा के अनुरूप होने चाहिए। वही बात, हमारी जैसी कक्षा होगी, चार्ट या चित्र का उपयोग हम वैसे ही करेंगे। कक्षा के आकार के अनुसार कक्षा को प्रभावकारी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए छात्रों की रुचि का भी ध्यान दिया जाएगा हमारे चार्ट बनाने में। नेक्स्ट, चार्ट में ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो दूर से दिखे। गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, हल्के रंगों का प्रयोग कम करना चाहिए, जो लाइटिंग दे और जो चमकदार हो, अर्थात हल्के कलर, हल्के वर्ड्स का, जिसमें हल्के कलर से हम हल्के वर्डों का उपयोग करेंगे लिखे हुए शब्दों को, तो इससे हम बच्चों के द्वारा प्रत्यय को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स हम डार्क कलर का उपयोग करेंगे चार्ट को बनाने में। डार्क पेन का, डार्क कलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, चार्ट को कक्षा में उचित स्थान से दिखाना चाहिए। ये बहुत अच्छा रोल्स होता है। हमने चार्ट को बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन उसे व्यक्त न कर पाया, स्पष्ट न कर पाया, ये भी बहुत बुरी बात होती है, दयनीय बात होती है। क्यों? क्योंकि चार्ट की सहायता से हम विभिन्न प्रत्ययों को, उपयोगों को देखा बच्चों में कैसे रुचि उत्पन्न करते हैं, कठिन से कठिन प्रत्यय को समझाते हैं, गणित शिक्षक के लिए कितना आवश्यक है। उसी प्रकार से चार्ट को कक्षा में उचित स्थान से दिखाना चाहिए कि आगे के बच्चे, पीछे के बच्चे, कॉर्नर के बच्चे और मिडिल बेंच के बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे, और उसका उचित क्रम, सीक्वेंस में, उचित आर्डर में लिखा जाना चाहिए।
जिसका स्थान फिक्स होना चाहिए और वहाँ से बच्चों को हम सहज भाव में सिखा सकें, क्योंकि चार्ट के माध्यम से हमने देखा था छात्रों को हम आकर्षण करते हैं, अपने ओर ध्यान खींचते हैं, ध्यान परिवर्तन करते हैं उनका। इस प्रकार से चार्ट का उपयोग ऐसी होना चाहिए कक्षा कक्ष में कि सभी छात्रों का ध्यान, सभी छात्रों की निगाहें स्पष्ट रूप से देख सकें। नेक्स्ट, कक्षा को समझाने में संकेतक या पॉइंटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इट मीन्स चार्ट को समझाते समय हमें बार बार हाथ नहीं, पॉइंटर का उपयोग करना चाहिए। पॉइंटर से हम उसके छोटे छोटे बिंदुओं तक, प्रत्ययों तक स्पष्ट फिगर, स्पष्ट चित्र अपने विद्यार्थियों में का स्पष्ट कर पाएंगे, बिंदु को व्याख्यायित कर पाएंगे। नेक्स्ट, चार्ट में प्रयुक्त वस्तु, आकृति या रंग वास्तविक वस्तु के अनुपात में बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस हम वस्तु का चार्ट बनाए हुए हैं वास्तविक रूप में कुछ और है, चार्ट में कुछ और है। हाँ, चार्ट के रूप में वास्तविक में अंतर हो सकता है, लेकिन इतना भी अंतर न दिखाई दे कि उस प्रत्यय के द्वारा हम दूसरे प्रत्यय का कंसेप्ट मन मस्तिष्क में बन जाए। जिस वस्तु का हम चार्ट बनाए हुए हैं वह प्रत्यक्ष या प्रयुक्त वस्तु आकृति उसी अनुपात में रखनी चाहिए जिस प्रकार में उस वास्तविक वस्तु है। जैसे हम सन का चार्ट बच्चों को समझा रहे हैं और सन के चार्ट में हम ब्लैक कलर डाल दें, येलो कलर डाल दें तो अच्छा लगेगा, रेड कलर डाल दें तो अच्छा लग गया। इट मीन्स ऐसा डालें जैसा कि कलर ऐसा होना चाहिए, उस वस्तु का आकृति ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष के अनुपात में बराबर हो। जैसे हमारा चार्ट तो प्रत्यक्ष सूर्य तो हो नहीं सकता, लेकिन प्रत्यक्ष सूर्य को बनाने के लिए हम रेड कलर का उपयोग करेंगे तो आभासी सूर्य की तरह हमारा चार्ट प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सीखने सिखाने के संसाधन में प्रतिमान या मॉडल। मॉडल या प्रतिमान क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इनका क्या योगदान है, इस बात को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। मॉडल या प्रतिमान, जब वास्तविक वस्तु को कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता हो तब उस वस्तु का प्रतिमान मॉडल प्रयोग में लाया जाता है। जब वास्तविक वस्तु को कक्षा में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे हम छोटे छोटे प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताएंगे, जैसे प्लांट्स के रूट के बारे में बता रहे हैं, तो प्लांट्स के रूट को हम छोटे से लीफ पत्ते को, पौधे को ला करके कक्षा में दिखा सकते हैं। ये प्लांट्स के रूट हैं, ये प्लांट्स के स्टर्न हैं, ये प्लांट्स के लीव्स हैं, ये प्लांट्स के ब्रांच हैं। इस प्रकार का प्रत्यय हम बच्चे को समझा सकते हैं। लेकिन यदि वही ट्री बड़ा हुआ तो, आम का वृक्ष के बारे में बच्चे को कंसेप्ट देना हुआ तो नहीं समझा पाएंगे। इट मीन्स जब हम वास्तविक वस्तु को कक्षा में नहीं ला पाएंगे तो उस वस्तु का प्रतिमान, मतलब जिससे प्रतीक हो वह वस्तु वही है, उस प्रतिमान के या मॉडल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। गणित विषय में जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज के प्रमेयों, पिरामिड, गोला, वृत्त, शंकु, बेलन, आयत, वर्ग, घन, घनाभ आदि मॉडलों का उपयोग गणित अध्ययन में मुख्यतः किया जाता है। लेकिन त्रिविमीय वस्तुओं जैसे घन या घनाभ की बात आएगी समझाने में मॉडलों का प्रयोग लाभकारी होता है, क्योंकि त्रिविमीय वस्तु हम कक्षा कक्ष में ला सकते नहीं ला सकते हैं, लेकिन या त्रिविमीय मॉडलों से उसको समझा सकते हैं। मॉडल वस्तुएं वास्तविक वस्तु के अनुरूप दिखाना चाहिए। मॉडल के 3 प्रकार होते हैं। ये प्रतिमान देखते हैं कैसा है। पहला, स्थिर प्रतिमान। स्थिर प्रतिमान का मतलब ऐसा मॉडल या ऐसा प्रतिमान जो स्थिर हो। विभाजित मॉडल बोलते हैं। क्रियाशील मॉडल, स्थिर मॉडल अर्थात जिससे शंकु का मॉडल। शंकु का मॉडल जैसा होगा क्या चेंज होगा क्या, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं क्या। इस प्रकार से मॉडलों को हम स्थिर मॉडल के रूप में क्रिया देते हैं कि स्थिर मॉडल हैं, जिसे हम
शंकु का मॉडल बोलते हैं। विभाजित मॉडल देखते हैं, विभाजित प्रतिमान या मॉडल जिसमें किसी मॉडल को विभाजित या तोड़ जोड़ कर बनाया जा सके। तोड़ जोड़ के बनाया जा सके ऐसे प्रतिमान हम त्रिभुज में ले सकते हैं। त्रिभुज को मॉडलों को हम कैसे प्रत्यय को समझाते हैं, उसे एक त्रिभुज है इसे कैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से प्रतिमान को हम बच्चों को सामने स्थित कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसे विभाजित प्रतिमान बोलते हैं। सिमेट्रिक फिगर जो हम समझते हैं ना, सिमेट्रिक फिगर मतलब मिरर इमेज। जैसे ये एक कोई वस्तु है, समझाते हैं, छोटा सा प्रत्यय लेते हैं। ये सिमेट्रिक मिरर इमेज की बात बोल दिए। ए है, ए का जब मिरर इमेज बनेगा तो ऐसा ही नहीं बनेगा। और इसे कह सकते हैं, या जो हमारा मॉडल है हॉरिजॉन्टली काटा जाए, जैसे ए है, ए को जब हम हॉरिजॉन्टली ऐसे काट देंगे तो इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड एक दूसरे की मिरर इमेज होगा। इसे भी सिमेट्री बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ना। चलिए खैर, सिमेट्री पर नहीं जानना है, केवल विभाजित प्रतिमान मतलब ऐसे प्रतिमान, ऐसे मॉडल जिसको हम विभाजित करके या जोड़ करके समझा सकते हैं। नेक्स्ट, क्रियाशील मॉडल, ऐसे मॉडल प्रतिमान जो क्या हो, क्रियाशील हो। क्रियाशील का मतलब एक्टिव मॉडल, इन सब मॉडलों का उपयोग करके हम कक्षा को अधिक सरल, रोचक और बच्चों को आकर्षण पूर्ण बना अध्ययन का कार्य कर सकते हैं, जिससे बच्चे अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छे किसी प्रत्यय को छात्र समझ सकते हैं या छात्र को हम समझा सकते। हम कभी काल वास्तविक वस्तु का भी उपयोग करते हैं कक्षा में। वास्तविक वस्तु का उपयोग करने का मतलब किसी प्रत्यय को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु ही होती है। जैसे हम किसी प्रतिमान या मॉडल को बच्चों को समझा रहे हैं, उसी वस्तु को हम समझा दें, प्रत्यक्ष वस्तु हो जाएगी। वास्तविक वस्तु अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु की सहायता से आसानी से संबंधित ज्ञान को छात्रों को दिया जा सकता है, जैसे माप के वाट, स्प्रिंग, थर्मामीटर, घड़ी, मीटर, टेप इत्यादि। वास्तविक वस्तु बहुत महंगी या बहुत बड़ी होने की अवस्था में हम उसके मॉडल का उपयोग पढ़ाने में करते हैं। यदि आवश्यक वस्तु छोटी है वास्तविक वस्तु, तो उसका उपयोग हम शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सीखने सिखाने के विविध संसाधन के रूप में कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में आज हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इस प्रकार से हम सीखने सिखाने के विभिन्न प्रत्ययों के बारे में आप लोगों से चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपने यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 आज कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। थैंक यू क्लास। आपके लिए एक सूचना है, आप वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको फर्दर और लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और अपने कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहां से अन्य प्रोफेसरों के भी वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलते रहेंगे। थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही।